तो क्यूरियस तो होंगे ये जानने में कि बिजनेस स्टडीज का जो सब्जेक्ट है क्लास 12th में, उसमें क्या कंटेंट रहने वाला है, क्या चीज़ें सीखने को मिलने वाली है हमें क्लास 12 बिजनेस स्टडीज में, क्या यूनिट वाइज वेटेज रहने वाली है, क्वेश्चन पेपर का डिज़ाइन क्या एक्सपेक्टेड है फॉर द न्यू एकेडमिक ईयर दैट इज 2023 टू 2024। बिल्कुल आपको इस वीडियो में इन डेप्थ नॉलेज मिलने वाली है अबाउट द सिलेबस ऑफ बिजनेस स्टडीज, अबाउट द question paper design which is expected for the academic year 2023 to 2024. जय श्री श्याम एवरीवन, वेलकम टू क्लास 12 ग्रूमिंग एजुकेशन। सो आइए बेटा, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सीधा वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं, विच इज ब्लूप्रिंट ऑफ बिजनेस स्टडीज फॉर द एकेडमिक ईयर 2023 टू 2024। सो अब बात करते हैं सबसे पहले ओवरऑल वेटेज ऑफ बिजनेस स्टडीज इन क्लास 12। क्लास 12 की अगर हम बात करें सीबीएसई में, तो ओवरऑल वेटेज बिजनेस स्टडीज को दी गई है बेटा 100 मार्क्स की। अब 100 मार्क्स का बाइफर्केशन कुछ इस तरीके से है कि आपका जो सीबीएसई फाइनल बोर्ड एग्जाम कंडक्ट करेगी वो होगा 80 मार्क्स का, ठीक है, जो कि रिटन एग्जाम कंडक्ट होता है। नेक्स्ट है बेटा प्रोजेक्ट वर्क, प्रोजेक्ट वर्क होगा रिमेनिंग 20 मार्क्स का। तो ये कुछ इस तरीके से 100 मार्क्स को बाइफरगेट किया हुआ है। प्रोजेक्ट वर्क बहुत ही सिंपल होता है, फाइल बनानी है, फाइल के बेसिस पे वाइवा होगा। नेक्स्ट बेटा बात करेंगे सीबीएसई का जो फाइनल बोर्ड एग्जाम होने वाला है बिजनेस स्टडीज का, यानी कि 80 मार्क्स का, उसके बारे में डिटेल में। 80 मार्क्स के लिए आपको 3 आवर्स का टाइम मिलता है, राइटिंग टाइम रहता है, जो कि अपार्ट फ्रॉम राइटिंग टाइम 15 मिनट्स का आपको रीडिंग टाइम भी मिलता है। जैसे ही आपको पेपर मिलता है, पहले 15 मिनट्स आपको दिए जाते हैं क्वेश्चन पेपर को रीड करने के लिए, और उसके बाद आपको 3 आवर्स का राइटिंग टाइम मिलता है। मतलब टोटल अगर हम बात करें तो आपको 3 आवर्स एंड 15 मिनट्स मिल जाते हैं। ओके, तो 3 आवर्स एंड 15 मिनट्स आपको टोटल दिए जाएंगे। तो अब बेटा बात करते हैं कि जो थ्योरी है 80 मार्क्स की, उसके में कैसे कैसे पेपर आने वाला है, क्या हमारा सिलेबस रहेगा। तो आइए देखते हैं बिजनेस स्टडीज का सिलेबस इन डेप्थ। तो यहाँ पे बेटा जैसे कि आपको पता भी होगा, आपकी 2 बुक्स हैं बिजनेस स्टडीज की फॉर क्लास 12। पार्ट ए की हम बात कर रहे हैं। पार्ट ए है प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जो कि मैनेजमेंट से रिलेटेड बुक है, राइट। तो इसमें बेटा आपकी 8 यूनिट्स हैं ओवरऑल, 8 यूनिट्स ओवरऑल हैं। और नेक्स्ट बुक आपकी है बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग, विच इज रिलेटेड टू फाइनेंस एंड मार्केटिंग। इसमें आपकी टोटल 4 यूनिट्स हैं। फर्स्ट बुक की अगर मैं बात करूं, यानी कि पार्ट ए प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ये टोटल आने वाली है बेटा 50 मार्क्स की आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में। और जो रिमेनिंग 30 मार्क्स हैं उसकी आएगी बुक 2 बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग वाली बुक। ओके, ये 30 मार्क्स की। अब देखते हैं बेटा क्या क्या यूनिट्स आपको पढ़ने को मिलेंगी बुक 1 में। तो बुक 1 की अगर हम बात करें तो देर आर टोटल 8 यूनिट्स विच आर इंक्लूडेड इन बुक 1। फर्स्ट यूनिट इज नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। Next unit is principles of management. Next unit business environment. Next planning. Next organizing. Next staffing. Next directing and next controlling. अब ये तो थी बेटा यूनिट्स के नेम। अब हम देखेंगे कि ये यूनिट्स कितने कितने मार्क्स की आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में आने वाली है। तो अगर मैं फर्स्ट 3 यूनिट्स की बात करूं, जो कि है बेटा नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, ये आने वाली है आपके बोर्ड एग्जाम में बेटा 16 मार्क्स की। अब ध्यान रहे ये कंबाइंड वेटेज ही गिवन है, यूनिट वाइज अलग अलग वेटेज बेटा इस केस में गिवन नहीं है। कंबाइंड तीनों यूनिट्स की वेटेज गिवन है हमें 16 मार्क्स की। तो आपको ऐसे अलग से नहीं हम बता सकते कि इस यूनिट 1 की कितनी वेटेज है, यूनिट 2 की कितनी वेटेज है और यूनिट 3 की कितनी वेटेज है। इसमें आपको कंबाइंड वेटेज ही दे रखी है 16 मार्क्स। अब बेटा बात करते हैं नेक्स्ट 2 यूनिट्स की, जो कि है प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग बेटा ये आएगा 14 मार्क्स का आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में। अब बात करते हैं नेक्स्ट 3 यूनिट्स की, यानी कि स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये आएगा बेटा आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में 20 मार्क्स का। सो ये ओवरऑल आपका बुक 1 का हो गया 50 मार्क्स टोटल। अब बेटा बात करेंगे बुक 2 की, विच इज बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग। जैसे कि मैंने बताया इसमें 4 यूनिट्स हैं, उनकी वेटेज देखते हैं बेटा। फर्स्ट 2 यूनिट्स जो हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल मार्केट्स, ये आने वाली है बच्चे 15 मार्क्स की आपके एग्जाम में।
नेक्स्ट 2 यूनिट्स हैं जो कि है मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ये आने वाली है 15 मार्क्स की आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में। मतलब ओवरऑल वेटेज बुक 2 की कितनी है, 30 मार्क्स। ठीक है बेटा, और बाकी मैंने आपको बताया प्रोजेक्ट वर्क जो है वो है 20 मार्क्स का। तो ये ओवरऑल आपका हो गया 100 मार्क्स का, जिसमें से 80 मार्क्स का हो गया थ्योरी एंड प्रोजेक्ट वर्क हो गया 20 मार्क्स का। सो बिजनेस स्टडीज अगर मैं बात करूं तो प्योरली थियोरेटिकल एस्पेक्ट है, राइट, ये थियोरेटिकल सब्जेक्ट है बेटा। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे बेटा यूनिट वाइज सिलेबस की, कि हम पर्टिकुलर यूनिट में क्या क्या चीजें सीखने वाले हैं, क्या चीजें हमें पढ़ने को मिलेंगी। तो अगर मैं बात करूं यूनिट 1 विच इज नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, तो इस यूनिट में आपको मैनेजमेंट से रिलेटेड एक इंट्रोडक्शन दे रखा है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैनेजमेंट आर कवर्ड अंडर दिस। देखते हैं क्या क्या मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव्स एंड इंपॉर्टेंस। तो इसमें आप मैनेजमेंट का मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स क्या है मैनेजमेंट की एंड इंपॉर्टेंस क्या है ये देखने वाले हो। नेक्स्ट मैनेजमेंट एज साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन। मतलब हम मैनेजमेंट की नेचर भी यहाँ पे स्टडी करेंगे कि मैनेजमेंट साइंस है या आर्ट है या प्रोफेशन है। नेक्स्ट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। बेटा मैनेजमेंट के भी लेवल्स होते हैं, लाइक टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। इसमें हम देखेंगे कि कौन सी पोस्ट जो होती हैं ऑर्गेनाइजेशंस में वो टॉप लेवल में होती हैं, मिडिल लेवल में होती हैं एंड लोअर लेवल में होती हैं, और उनके क्या फंक्शंस होते हैं। नेक्स्ट मैनेजमेंट फंक्शंस। मैनेजमेंट के फंक्शंस हम इसमें एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया हुआ होगा यूनिट 1 में, कि इनका जस्ट आप ये समझो मीनिंग। जो बेटा यहाँ पर मैं आपको बता दूं मैनेजमेंट के बेसिकली 5 फंक्शंस होते हैं। एक होता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो इनके बारे में जस्ट एक मीनिंग आपको दे रखा होगा यूनिट 1 में। नेक्स्ट बेटा बात करेंगे कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन के बारे में आपको कॉन्सेप्ट की नॉलेज दी जाएगी, मीनिंग, फीचर्स इसके एंड इम्पोर्टेंस, रोल क्या है कोऑर्डिनेशन का। तो कोऑर्डिनेशन के बारे में भी हम लोग स्टडी करेंगे यूनिट 1 में। अब बात करते हैं बेटा यूनिट 2 की। यूनिट 2 इज रिलेटेड टू प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब प्रिंसिपल्स का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल्स का मतलब होता है सिद्धांत, है ना। बीइंग अ मैनेजर आपके क्या डूज होने चाहिए और क्या डोंट्स होने चाहिए, ये हम स्टडी करेंगे इस यूनिट में बेटा, विच इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब इसमें देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट एंड सिग्निफिकेंस, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का मीनिंग, फीचर्स और इंपॉर्टेंस क्या है, ये हम स्टडी करने वाले हैं इस यूनिट में। नेक्स्ट बेटा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो थे वो एक दिया था फेयोल ने और टेलर ने। तो फेयोल ने जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए थे, बेसिकली 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हेनरी फेयोल ने दिए थे, वो हम यहाँ पे डिटेल में स्टडी करेंगे, दैट इज फेयोल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। और जो एफडब्ल्यू टेलर थे उन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट का फादर भी बोला जाता है इन्हें। जो एफडब्ल्यू टेलर थे इन्होंने साइंटिफिक प्रिंसिपल्स एंड साइंटिफिक टेक्निक्स दी थी मैनेजमेंट से रिलेटेड, जो कि हम डीपली इस यूनिट में पढ़ेंगे। टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट विच इंक्लूड्स प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट बेटा अब बात करते हैं यूनिट 3 की, विच इज बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट मतलब बिजनेस को कौन सी चीजें अफेक्ट करती हैं, ठीक है। वो इनसाइडर फैक्टर्स भी हो सकते हैं, आउटसाइडर फैक्टर्स भी हो सकते हैं। इसकी डिटेल में नॉलेज हम लोग यूनिट 3 में देखेंगे। तो बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में नॉलेज दी गई है यूनिट 3 में। तो आइए देखते हैं क्या क्या कवर्ड है। बिजनेस एनवायरनमेंट कॉन्सेप्ट एंड इंपॉर्टेंस, बिजनेस एनवायरनमेंट का मीनिंग, फीचर्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, यानी कि रोल क्या है बिजनेस एनवायरनमेंट का। डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट में कौन कौन से फैक्टर्स इंक्लूडेड होते हैं, राइट, कौन कौन सी डायमेंशंस, कौन कौन से टाइप्स आप बोल सकते हो कि इंक्लूडेड होते हैं, या यू कैन से वैरायटी ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट में हम 5 टाइप की डायमेंशंस पढ़ने वाले हैं, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल एंड लीगल। नेक्स्ट हम इसमें पढ़ेंगे डीमोनेटाइजेशन, जो कि आपको पता भी है, नोटबंदी अगर मैं हिंदी में बोलूं तो। डीमोनेटाइजेशन का कॉन्सेप्ट इसमें कवर्ड है, मीनिंग, फीचर्स कवर्ड है इसके अंदर, ज़्यादा डीपली नहीं, बस जस्ट मीनिंग एंड फीचर्स डीमोनेटाइजेशन के हम इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट बेटा अब बात करते हैं प्लानिंग की, विच इज़ द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट इज यूनिट 4 विच इज रिलेटेड टू प्लानिंग, दैट इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो इसके बारे में हम लोग क्या क्या स्टडी करने वाले हैं, प्लानिंग का कॉन्सेप्ट,
इम्पॉर्टेंस एंड लिमिटेशन, मतलब प्लानिंग का मीनिंग, फीचर्स, इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग हम यहाँ स्टडी करेंगे डिटेल में। प्लानिंग प्रोसेस यानी कि कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व है प्लानिंग करते टाइम। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ प्लान्स लाइक सिंगल यूज प्लान, स्टैंडिंग प्लान्स, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रैटेजी, पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड, रूल, बजट एंड प्रोग्राम। तो ये सब हम डिटेल में टाइप्स ऑफ प्लान भी पढ़ने वाले हैं इसमें। नेक्स्ट बेटा, अब हम देखेंगे यूनिट 5 विच इज रिलेटेड टू द नेक्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आफ्टर प्लानिंग। प्लानिंग के बाद मैनेजर ऑर्गेनाइजिंग करता है, तो ये जो यूनिट 5 है वो ऑर्गेनाइजिंग से रिलेटेड ही है। तो सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे ऑर्गेनाइजिंग का कॉन्सेप्ट एंड इंपॉर्टेंस, मतलब ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग, फीचर्स एंड रोल। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, स्टेप्स क्या इन्वॉल्व होते हैं ऑर्गेनाइजिंग करते टाइम। स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन का क्या क्या स्ट्रक्चर होता है बेटा, बेसिकली दो टाइप का होता है, फंक्शनल एंड डिविजनल। ठीक है, तो ये दो टाइप के स्ट्रक्चर्स हम पढ़ने वाले हैं इसमें डिटेल में। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, ये हम डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट उसके बाद दो कॉन्सेप्ट्स हैं, डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। डेलीगेशन का मीनिंग, फीचर्स एंड क्या इसके एलिमेंट्स हैं और क्या इसका रोल है। सेम फॉर डिसेंट्रलाइजेशन ऑल्सो, कॉन्सेप्ट एंड इम्पॉर्टेंस। तो ये था बेटा यूनिट 5 के बारे में। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट यूनिट विच इज स्टाफिंग। दिस इज अ थर्ड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, स्टाफिंग। नाम से ही आपको पता लग गया होगा, स्टाफ को हायर करना। सिर्फ हायर करना नहीं होता, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टाफिंग का कॉन्सेप्ट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, मीनिंग क्या है स्टाफिंग का, फीचर्स क्या है स्टाफिंग के, रोल क्या है स्टाफिंग का। ठीक है, नेक्स्ट स्टाफिंग बेटा बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का पार्ट होता है, तो यहाँ पर हम वही पढ़ने वाले हैं, स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। नेक्स्ट बेटा स्टाफिंग प्रोसेस पढ़ेंगे, यानी कि क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं वाइल डूइंग स्टाफिंग। नेक्स्ट रिक्रूटमेंट प्रोसेस, रिक्रूटमेंट भी एक पार्ट है स्टाफिंग का, तो ये जो रिक्रूटमेंट है उसमें क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, कहाँ कहाँ से रिक्रूटमेंट हो सकता है। सिलेक्शन, सिलेक्शन क्या है, मीनिंग, फीचर्स एंड प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, मतलब क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व हैं सिलेक्शन करते टाइम। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट क्या होता है इसका कॉन्सेप्ट स्टडी करेंगे और रोल स्टडी करेंगे। मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग, मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग लाइक ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स होते हैं, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स होते हैं, तो ये सब हम स्टडी करने वाले हैं। मेनली हम स्टडी करेंगे वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग एंड इंटर्नशिप ट्रेनिंग। तो आई होप गाइज आपको क्लियर हो रहा होगा। यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ, अगर आपको हमारी किसी भी वीडियो में डाउट होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और हमारी जो टीम है वो आपको एज सून एज पॉसिबल रिप्लाई करेगी। मूव करते हैं बेटा नेक्स्ट यूनिट पे विच इज डायरेक्टिंग। सो डायरेक्टिंग एक मैनेजर करता है आफ्टर स्टाफिंग। तो यहाँ पर हम देखेंगे बेटा इस यूनिट में कि डायरेक्टिंग का क्या कॉन्सेप्ट है, यानी कि मीनिंग एंड फीचर्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग, मतलब डायरेक्टिंग का क्या रोल है ऑर्गेनाइजेशंस में। एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग इन डिटेल हम पढ़ने वाले हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग क्या है। मोटिवेशन के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, मोटिवेशन का कॉन्सेप्ट यानी कि मीनिंग एंड फीचर्स एंड मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स। बेटा मैस्लो ने एक थ्योरी दी थी मोटिवेशन से रिलेटेड, तो वो हम स्टडी करेंगे यहाँ पे डिटेल में। फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स क्या होते हैं ये देखेंगे हम डिटेल में। लीडरशिप के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं, लीडरशिप का मीनिंग एंड फीचर्स यानी कि कॉन्सेप्ट एंड स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप। स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप में 3 स्टाइल्स होते हैं, वो हम डिटेल में देखने वाले हैं, लाइक ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक एंड लेजर-फेयर। नेक्स्ट कम्युनिकेशन, अभी मैं आपसे भी बातचीत कर रही हूँ राइट, तो ये भी क्या है एक तरह का कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन को बेटा डिटेल में स्टडी करेंगे यहाँ पे, कॉन्सेप्ट यानी कि मीनिंग एंड फीचर्स। नेक्स्ट फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, अगर हम कम्युनिकेशन प्रॉपरली नहीं कर पाते हैं तो ऐसे कौन से बैरियर्स हैं, कौन से हर्डल्स हैं, कौन सी रुकावटें यानी कि बीच में आ चुकी हैं। नेक्स्ट हाउ टू ओवरकम दीज बैरियर्स, और ये जो बैरियर्स आए हैं जिसकी वजह से इफेक्टिव कम्युनिकेशन यानी कि बढ़िया से कम्युनिकेशन नहीं हो पाया है, तो इनको हटाने के लिए क्या हम यूज़ कर सकते हैं ताकि बैरियर्स जो हैं वो बिल्कुल हट जाएं और हम स्मूथली कम्युनिकेट कर पाएं। तो ये सब हम डिटेल में बेटा इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट
हम बात करेंगे यूनिट 8 की, विच इज कंट्रोलिंग. कंट्रोलिंग इज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. अब कंट्रोलिंग यूनिट में हम क्या पढ़ने वाले हैं? कंट्रोलिंग के बारे में कॉन्सेप्ट, यानी कि मीनिंग एंड फीचर्स एंड इंपॉर्टेंस, यानी कि रोल ऑफ कंट्रोलिंग. और हम बात करेंगे बेटा रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग. ठीक है, ये क्वेश्चन की फॉर्म में ऐसे आ सकता है, डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग. प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग इंटरलिंक्ड है, तो वो किस तरीके से इंटरलिंक्ड है वो हम इस यूनिट में देखने वाले हैं. स्टेप्स इन प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग. कंट्रोलिंग प्रोसेस मतलब हम देखने वाले हैं कि कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व है वाइल डूइंग द कंट्रोलिंग. नेक्स्ट बेटा मूव करते हैं बुक 2 पे. यूनिट 8 तक तो कहाँ पे है? बुक 1 में, विच इज प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. अब बेटा बात करेंगे बुक 2 की, विच इज बिजनेस फाइनेंस एंड मैनेजमेंट. तो सबसे पहले यूनिट 9. यूनिट 9 में बेटा फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको पढ़ने को मिलेगा. फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड इन डेप्थ नॉलेज आपको दी गई है यूनिट 9 में. तो देखते हैं क्या क्या है यहाँ पर. फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट, यानी कि मीनिंग, फीचर्स एंड रोल एंड ऑब्जेक्टिव्स. इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के. फाइनेंशियल डिसीजंस. बेटा बेसिकली 3 टाइप के फाइनेंशियल डिसीजन होते हैं जो कि एक कंपनी लेती है. इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन. तो ये तीनों टाइप के डिसीजंस हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं और ये देखने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग दीज डिसीजंस. कौन कौन सी चीज़ें हैं जो ध्यान में रखते हुए कंपनी अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन लेती है. नेक्स्ट हम बात करेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग की. अब फाइनेंशियल प्लानिंग का कॉन्सेप्ट एंड इंपॉर्टेंस, फाइनेंशियल प्लानिंग की मीनिंग क्या है, फाइनेंशियल प्लानिंग के फीचर्स क्या है, फाइनेंशियल प्लानिंग का रोल क्या है ऑर्गेनाइजेशंस में, ये सब डिटेल में देखेंगे. नेक्स्ट हम देखेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर. एज वी नो दैट हर कंपनी में कैपिटल लगाई हुई होती है, तो उस कैपिटल का स्ट्रक्चर कैसा है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल स्ट्रक्चर. तो कैपिटल स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, कि जब भी कोई कंपनी अपना कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करती है तो वो कौन सी चीजों को माइंड में रखते हुए अपना कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करती है. नेक्स्ट बेटा फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल. बेसिकली 2 टाइप की कैपिटल होती है, एक फिक्स्ड कैपिटल और एक वर्किंग कैपिटल. तो ये दोनों होते क्या है, इनका कॉन्सेप्ट देखेंगे और ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो इनकी रिक्वायरमेंट्स को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं. मतलब कंपनी को कैसे पता लगता है कि उसे कितनी फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट की जरूरत है और कितनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की जरूरत है. ये सब हम इन डेप्थ नॉलेज देखेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट की यूनिट में. नेक्स्ट बेटा अब बात करते हैं फाइनेंशियल मार्केट्स. अब कंपनी को पैसा चाहिए होता है. अब कंपनी कौन से मार्केट्स में जाए जब कंपनी को पैसा उठाना है पब्लिक से, या पैसा अगर रेस करना है, फंड्स रेस करने हैं अपनी कंपनी के लिए, तो कंपनी कौन से मार्केट्स में जाएगी, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल मार्केट्स. फाइनेंशियल मार्केट्स की इन डेप्थ नॉलेज आपको यूनिट 10 में दे रखा है. ठीक है, इसमें देखते हैं क्या क्या आपको पढ़ने को मिलेगा. फाइनेंशियल मार्केट्स का कॉन्सेप्ट, यानी कि मीनिंग, टाइप्स, ये सब देखने को मिलेगा आपको. मीनिंग, फीचर्स, टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स. नेक्स्ट बेटा मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट आर बेसिकली द 2 टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट. तो वही मैंने आपको बताया, इन डेप्थ नॉलेज आपको इन दोनों मार्केट्स की भी मिलने वाली है. मनी मार्केट क्या होता है, कैपिटल मार्केट क्या होता है. कैपिटल मार्केट की भी फर्दर टाइप्स की नॉलेज आपको मिलेगी जो कि है प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट. नेक्स्ट बेटा स्टॉक एक्सचेंज. स्टॉक एक्सचेंज के बारे में काफ़ी डिटेल में आपको नॉलेज मिलने वाली है इस यूनिट में. स्टॉक एक्सचेंज के फंक्शंस क्या हैं, ट्रेडिंग प्रोसीजर क्या है, अलॉन्ग विद इट्स कॉन्सेप्ट. नेक्स्ट सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी. सेबी बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी, इसके ऑब्जेक्टिव्स, मीनिंग एंड फंक्शंस आपको स्टडी करने को मिलेंगे इस पर्टिकुलर यूनिट में काफ़ी डिटेल में. नेक्स्ट बेटा बात करते हैं यूनिट 11 विच इज मार्केटिंग. अब मार्केटिंग क्या है, मार्केट में जो भी चीज़ें चल रही हैं दैट इज कॉल्ड मार्केटिंग, राइट. किसी प्रोडक्ट को कैसे लॉन्च करना है, किसी प्रोडक्ट को प्रमोट कैसे करना है, एडवर्टीजमेंट कैसे करनी है, राइट. उसकी सेल्स कैसे बढ़ानी है, उसका प्राइस कैसे सेटअप करना है, प्रोडक्ट के अंदर हमें कौन कौन से फीचर्स देने हैं, ये सब क्या है, ये सब बेटा मार्केटिंग है. तो मार्केटिंग को आप डिटेल में पढ़ने वाले हो इस पर्टिकुलर यूनिट में विच इज यूनिट 11 मार्केटिंग. अब इसमें क्या क्या देखेंगे, देखते हैं. मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, फंक्शंस एंड फिलॉसफीज. मार्केटिंग का मीनिंग, फीचर्स, फंक्शंस एंड फिलॉसफीज, ये सब हम देखने वाले हैं. मार्केटिंग मिक्स यानी कि डिसीजंस रिलेटेड टू मार्केटिंग. कॉन्सेप्ट एंड एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स, मार्केटिंग डिसीजन से रिलेटेड क्या क्या एलिमेंट्स हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स हैं. प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं. प्रोडक्ट की ब्रांडिंग कैसे करते हैं, लेबलिंग कैसे करते हैं, पैकेजिंग कैसे करते हैं, तो ये सब कॉन्सेप्ट. प्राइस के बारे में,
प्राइस का कॉन्सेप्ट, ठीक है, एंड फैक्टर्स डिटरमाइनिंग प्राइस। कोई भी प्रोडक्ट का अगर हम प्राइस सेट करते हैं तो कौन सी चीज़ें हमें माइंड में रखनी पड़ती हैं प्राइस को सेट करते टाइम। नेक्स्ट बेटा, प्रोडक्ट जब प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंचता है तो कौन कौन से चैनल्स इन्वॉल्व होते हैं, कैसे पहुंचाया जाता है एक प्रोडक्ट फ्रॉम प्रोड्यूसर टू अल्टीमेट कंज्यूमर्स, तो यानी कि फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट हम देखने वाले हैं डिटेल में, कंपोनेंट्स देखने वाले हैं इसके, एंड वेरियस टाइप्स ऑफ चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग डिटेल में देखेंगे इस पर्टिकुलर यूनिट में। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रमोशन की। प्रमोशन कैसे किया जाता है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, इसका कॉन्सेप्ट एंड एलिमेंट्स, मतलब कंपोनेंट्स क्या हैं इसके अंदर। और हम देखने वाले एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन एंड पब्लिक रिलेशंस। तो ये बहुत ही डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं इस पर्टिकुलर यूनिट में। नेक्स्ट बेटा बात करेंगे अब यूनिट 12 विच इज द लास्ट यूनिट एंड द नेम ऑफ दिस यूनिट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन। वी ऑल आर द कंज्यूमर्स, राइट। तो हमारा एक्सप्लॉयटेशन ना हो उसके लिए क्या किए गए हैं, बहुत से राइट्स हमारे लिए बनाए गए हैं, बहुत से स्टेप्स लिए गए हैं ताकि हम प्रोटेक्टेड रहें। दिस यूनिट इज ऑल अबाउट द कंज्यूमर प्रोटेक्शन। सो यहाँ पे आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन को काफ़ी डिटेल में पढ़ने वाले हो। कंज्यूमर प्रोटेक्शन का कॉन्सेप्ट एंड इंपॉर्टेंस, यानी कि मीनिंग क्या है, फीचर्स क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, यानी कि रोल क्या है कंज्यूमर प्रोटेक्शन का। मीनिंग ऑफ कंज्यूमर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मीनिंग क्या है कंज्यूमर राइट्स का एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का, और क्या क्या कंज्यूमर की राइट्स हैं, क्या कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। हु कैन फाइल अ कॉम्प्लेंट, कॉम्प्लेंट कौन फाइल कर सकता है। नेक्स्ट बेटा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कंज्यूमर्स के प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया है, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट यानी कि इसके अंदर क्या है, लीगल रीड्रेसल मशीनरी, कौन कौन सी मतलब कौन कौन से कोर्ट्स हैं इसके अंदर जो जस्टिस प्रोवाइड करते हैं कस्टमर्स के साथ अगर गलत हुआ है तो कुछ, तो लीगल रीड्रेसल मशीनरी के बारे में इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। रेमेडीज अवेलेबल, कंज्यूमर को देने के लिए कौन कौन सी रेमेडीज अवेलेबल होती हैं इस पर्टिकुलर एक्ट में कंज्यूमर्स के लिए। कंज्यूमर अवेयरनेस, कंज्यूमर्स को अवेयर कैसे रखा जाता है, कंज्यूमर अवेयरनेस के लिए क्या रोल प्ले कर रहे हैं कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस एंड एनजीओज यानी कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये सब चीज़ें हम इस यूनिट में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो आई होप गाइज आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि हम बिजनेस स्टडीज़ के सिलेबस में क्या क्या स्टडी करने वाले हैं, क्या कंटेंट है बिजनेस स्टडीज़ क्लास 12 का। अब हम आगे मूव करते हैं जिसमें हमें थोड़ा सा आइडिया मिलेगा प्रोजेक्ट वर्क का। नेक्स्ट बेटा अब हम बात करेंगे प्रोजेक्ट वर्क इन बिजनेस स्टडीज। तो अगर प्रोजेक्ट वर्क की बात करें तो ये होने वाला है बच्चे 20 मार्क्स का। इसमें क्या करना होता है मैम, इसमें बेटा आपको पर्टिकुलर टॉपिक मिलेगा, आपको उस पर फाइल बनानी है और उसके बाद उस फाइल जब बन जाएगी तो जो एक्सटर्नल आएगा वो आपका वाइवा भी लेगा। वाइवा मतलब ओरल टेस्ट, ठीक है, उस फाइल से रिलेटेड जो भी आपने बनाई है। इसमें बाइफर्केशन कैसे किया जाता है, 12 मार्क्स होते हैं आपके फाइल के, ठीक है, और 8 मार्क्स होते हैं बेटा आपके वाइवा के, यानी कि ओरल टेस्ट। अब इस 12 मार्क्स का बाइफर्केशन भी ध्यान से सुनना बच्चे। 3 मार्क फॉर टॉपिक, आपने टॉपिक कितना बढ़िया लिया है इस पे डिपेंड करेंगे आपके 3 मार्क्स। 6 मार्क्स फॉर कंटेंट, आपने कंटेंट कैसा लिया है फाइल के लिए, फाइल में कैसा कंटेंट लिखा है, इसके आपको मिलेंगे 6 मार्क्स। एंड रिमेनिंग 3 मार्क ये आपने प्रेजेंट कैसे किया है, प्रेजेंटेशन टेक्निक्स आपकी कैसे हैं कंटेंट की आपकी फाइल में, उससे रिलेटेड आपको मिलेंगे 3 मार्क्स। तो ये मार्क्स बेटा इस तरीके से गेन करे जाएंगे, मतलब जब भी आपने फाइल बनाने का सोचना है सबसे पहले तो टॉपिक बहुत बढ़िया डिसाइड करें क्योंकि टॉपिक के भी मार्क्स हैं। दूसरा कंटेंट, तो हम ऑलवेज कॉन्शियस रहते ही हैं कि फाइल का कंटेंट अच्छा होना चाहिए। अब बेटा कंटेंट होने से ही अच्छी बात नहीं होती, कंटेंट बढ़िया है बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको प्रेजेंट भी बहुत अच्छे तरीके से करेंगे तभी जाके हमें बढ़िया मार्क्स स्कोर हो पाएंगे बिजनेस स्टडीज के फाइल वर्क में, ठीक है। और फिर हमने जो जो कंटेंट लिखा है जब आप फाइल बनाओगे तभी कॉन्शियस रहना, लिखना वही जो समझ में आ रहा है, क्योंकि एंड में बेटा आपका ओरल टेस्ट भी होगा 8 मार्क्स का फ्रॉम दैट फाइल, राइट। तो यहाँ पर बहुत कॉन्शियस होकर अपना प्रोजेक्ट वर्क करना है। बाकी बेटा डिटेल में बाद में वीडियोस बनाएंगे क्योंकि अभी तो कोई प्रोजेक्ट चल नहीं रहा है, राइट। प्रोजेक्ट तो आपको बाद में मिलता है, तो जैसे ही मिलना शुरू होगा स्कूल में हम लोग भी एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको प्रॉपरली गाइड करेंगे अबाउट द प्रोजेक्ट वर्क इन डिटेल। फिलहाल के लिए इतना ही बहुत है। नेक्स्ट बेटा अब हम बात करेंगे
थोड़ा सा कि आपका क्वेश्चन पेपर का डिजाइन कैसे आने वाला है ना, क्वेश्चन पेपर कैसे आने वाला है, टाइप ऑफ क्वेश्चंस किस किस टाइप के आएंगे बिजनेस स्टडीज में। तो बेटा अगर हम बात करें, जैसे कि मैंने आपको बताया बिजनेस स्टडीज का जो पेपर है वो 80 मार्क्स का होगा, ठीक है। एक होंगे सिंपल क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन कैसे, जो आपके रिमेंबरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होंगे, ठीक है। सिंपल कॉन्सेप्ट को समझा और प्रॉपर लर्न कर लिया कॉन्सेप्ट, जो सिंपली आस्क होते हैं वो क्वेश्चंस, वो 44 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं अप्लाइंग। आपने जो नॉलेज गेन करी उसको आप अप्लाई कैसे कर रहे हो, ये देखने के लिए लिटिल टिपिकल क्वेश्चंस होंगे, जो होंगे 19 मार्क्स के, ठीक है। अब नेक्स्ट और ज्यादा टिपिकल क्वेश्चंस, एनालाइजिंग, इवैल्यूएटिंग एंड क्रिएटिंग, कि आप डीपली नॉलेज कैसे ले रहे हो कॉन्सेप्ट की, ये चेक करने के लिए आप कैसे एक पर्टिकुलर डेटा को एनालाइज कर रहे हो, अपने ओपिनियन क्या क्रिएट कर रहे हो उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड। तो ये सब चीजें, आपकी क्रिएटिविटी कैसी चल रही है, तो ये देखने के लिए ये क्वेश्चंस होंगे बेटा 17 मार्क्स के। तो ओवरऑल 80 मार्क्स का इस तरीके से क्राइटेरिया है। तो आप इस क्वेश्चन को, इसको देखो, इनडायरेक्ट क्वेश्चंस एंड लिटिल बिट टिपिकल क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो 19 + 17, राइट, यानी कि 36 मार्क्स, 36 मार्क्स का पेपर लिटिल टिपिकल एंड इनडायरेक्ट वे में आने वाला है। तो ध्यान रहे बच्चे, ध्यान से आपको क्या करना है, ये जो केस बेस्ड स्टडीज हैं, असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस है, न्यूली इंट्रोड्यूस क्वेश्चंस है जो सीबीएसई ने इंट्रोड्यूस करे थे, राइट। असर्शन रीजन स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस, इनमें बहुत अच्छे से ध्यान देना है। सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना ही नहीं है, उसको बहुत डीपली समझना है आपको, ठीक है। अपने ओपिनियन भी हर एक टॉपिक पे समझे कि क्या रहेंगे आपके ओपिनियन भी, तो डीपली बहुत अच्छे से समझना है कॉन्सेप्ट को, तभी अच्छा स्कोर कर पाएंगे बिजनेस स्टडीज में। तो अभी तो जस्ट सेशन की स्टार्टिंग है, सब कुछ करें, कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से करें, बैक एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन करें, टाइप ऑफ क्वेश्चंस हर एक देख लो बेटा आपने किया है या नहीं किया है। केस स्टडीज तो जरूर करें, केस स्टडीज को इग्नोर नहीं करना है, राइट, अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो। सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो काफी यूजफुल लगी होगी, और मैं आशा करती हूं कि आप ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करेंगे जिनको ज़रूरत है ऐसे कंटेंट की, यानी कि जो क्लास 12th में ही आप लोगों के साथ पढ़ रहे हैं, उनके साथ ज़रूर ये वीडियो शेयर करें। और यहाँ पर मैं दोबारा से आपको ये बोलना चाहूँगी, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, और हमारी जो टीम है वो आपको जल्द ही रिप्लाई करेगी। तो यहाँ पर गाइज इजाज़त चाहती हूँ, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय श्री श्याम।